लेक्चर नंबर 1 में प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या बात। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या बात की, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बातें क्या क्या की। सबसे पहले रेट के बारे में बताया आपको, फिर मैंने आपको यह बताया कि इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि यदि कहीं मैकेनिज्म दी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में आपको डिस्कशन किया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया, सारी बातें आपको बताई। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट, जिसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करने वाले हो। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। तो चलो दोस्तों, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है आर्हेनियस इक्वेशन वाला पार्ट, इस बात को जरा देखिए। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेट कांस्टेंट ही क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। कैसे करते हैं, क्या होता है, जरा इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से फोकस करें। देखो बच्चों, यदि हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें कि भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से काम करती है, तो जरा उसको देखो। आर्हेनियस इक्वेशन प्यारे बच्चों होती है, ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास है K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें से कौन कौन क्या है, इस बात को जरा देख लेते हैं। देखिए क्या क्या बोला जाता है, वेयर। यदि सबसे पहले बात करें K की, तो बच्चों K होता है रेट कांस्टेंट। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, सभी बच्चों को पता है। और A क्या होता है, A होता है आर्हेनियस पैरामीटर। कोई कोई इसको आर्हेनियस पैरामीटर बोलते हैं, इसी को आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आर्हेनियस फैक्टर लिख लें, आर्हेनियस पैरामीटर लिख लें, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी लिख लें, ये तीनों एक ही चीज है। और फिर है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट EA। EA प्यारे बच्चों बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। EA को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब EA को जब आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। R और T के बारे में तो आप जानते ही हैं कि TR हमारा टेम्परेचर है, R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, R K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है, आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी, आर्हेनियस फैक्टर है, और EA एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है। इसमें से क्या बातें हम नहीं जानते हैं, तो प्यारे बच्चों हम नहीं जानते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब पहले एक्टिवेशन एनर्जी का डिस्कशन करेंगे और देन हम लोग इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी ने एक केमिकल रिएक्शन सपोज कर ली A इक्वल टू बी। A इक्वल टू बी एक केमिकल रिएक्शन है जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि इस रिएक्शन को हमें कैसे लिखना है, एंडोथर्मिक लिखना है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन में एनर्जी मिल रही है। तो जब रिएक्शन में एनर्जी मिल रही है तो देखो ये एनर्जी की लाइन हो गई वाई एक्सेस पे, और इधर क्या है T, T मतलब प्रोसेस। ये हमारा रिएक्टेंट है A। अब जब ये रिएक्शन करता है, कुछ करता है, तो यहां पे पहुंच जाता है B। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम लोग ये बात दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो कोलिजन करने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ती है, और एक सिचुएशन तक बढ़ने के बाद फिर वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कम होने लगती है। तो जरा देखिए इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये जो हमारा पीक वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड, एनर्जी बैरियर या एनर्जी लेवल। तो ये जो लाइन है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल ये है, यहां से यहां तक क्या है, मॉलिक्यूल की सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी है या उसकी सेल्फ की इंटरनल एनर्जी है। यहां से यहां तक क्या होती है, जरा इसको गौर समझिए। इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जरा समझिए। ए को यदि बी में कन्वर्ट होना है तो इस पीक तक पहुंचना पड़ेगा एनर्जी के टर्म में। यदि ए को बी में कन्वर्ट होना है तो इस पीक तक जरूर पहुंचना पड़ेगा। जब भी कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी चेंज होती है।
तो एक एनर्जी का एक बेसिक लेवल है जहां तक मॉलिक्यूल को जरूर पहुंचना पड़ेगा। उस एनर्जी के पीक लेवल को बोला जाता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक इस ए को जरूर पहुंचना होगा। अब एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो भी एनर्जी दी जाती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो भी रिएक्टेंट को एनर्जी देते हो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, इस जगह तक पहुंचने की। यहां तक पहुंच गया तो ये तुरंत प्रोडक्ट में जरूर कन्वर्ट होगा, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनेशन समझ पाए। क्या है प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनेशन? किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो भी एनर्जी दोगे वही एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। कहां तक कन्वर्ट करना है? एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक एक करके कुछ बातों को समझिएगा। पहली बात आई कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कितना बड़ा होता है, तो अच्छे से देखो कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो क्या क्या है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी है, प्लस यहां से यहां तक की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वैल्यू क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लिख दो, क्यों? क्योंकि यदि और किसी भी तरह की एनर्जी है तो उसका सम, किसकी, मॉलिक्यूल की। एक्टिवेशन एनर्जी का थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ ऐसा रिलेशन होता है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब जरा बताओ, यदि ये रिएक्शन ए से बी तक जा रही है तो उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? ई चाहिए। यदि रिएक्शन ए से बी तक जा रही है, यदि रिएक्शन की डायरेक्शन ए से बी तक है तो उस रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए? ई चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, समझते जाइएगा। मगर सपोज करो कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो यदि रिएक्शन को बी से ए तक आना है वापस, तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए बी को तो इतनी एनर्जी चाहिए ना यार दोस्त, है। तो इधर से इधर जाना क्या हुआ? फॉरवर्ड। इधर से इधर क्या हुआ? बैकवर्ड। तो इसका मतलब फॉरवर्ड के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और बैकवर्ड के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी चाहिए। ए से बी जाना है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए EAF। एफ मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। बी से ए जाना है तो उसको चाहिए EAB, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब जरा बताओ, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास ये क्या है, ये जो लाइन, ये लाइन किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? ये जो गैप है, ये जो गैप है यही तो डेल्टा एच है। और डेल्टा एच की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी निकल के आ रही है? डेल्टा एच की वैल्यू निकल के आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। चेक करो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? ये जो डिफरेंस है यही एनर्जी डिफरेंस है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो सभी प्यारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तभी तो प्लस साइन आएगा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा है, और वो आप ग्राफ में आराम से दिख भी रहा है। ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, इन्हीं का डिफरेंस ये है। और ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो दो तीन टर्म डिस्कस किए, उसमें से जरा देखो। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पहले ये समझ लो, ठीक है। रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और उसकी वैल्यू रिएक्टेंट के लिए अलग होती है, प्रोडक्ट के लिए अलग होती है। ये देखो, जिनका डिफरेंस क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। जिनका डिफरेंस क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अब जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पर आप प्लीज ज्यादा फोकस रखें सभी बच्चे। पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, गौर सुनिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन
टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती बच्चों से हो जाती है। क्या गलती होती है जरा समझिएगा, ये पॉइंट इसीलिए मैं थोड़ा ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मगर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तब एक्टिवेशन एनर्जी में माइन्यूट चेंज आता है। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मगर जब टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज करोगे तब एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत माइन्यूट चेंज आता है। इसीलिए थ्योरेटिकली बोला जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मगर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे होंगे तब हम इसको ये मान के चलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली यदि पूछा गया है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो तुम कहोगे यस, मगर जब क्वेश्चन चल रहा होगा तब हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस बात का जरा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस बात का जरा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मगर बहुत हाई टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी वैल्यू में माइन्यूट सा चेंज आता है। इसी वजह से लगभग हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे यदि आप बच्चों को याद हो तो एक और ऐसा ही है, क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में भी यही बात होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मगर बहुत बड़े टेम्परेचर चेंज होने पर वो चेंज होती है। तो वहां पर भी हम लोग du इक्वल टू एन CV/dt लगाते हैं और कांस्टेंट रखते हैं। तो उसी तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप टिक करोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा होगा तो इसको इग्नोर करके चलोगे और दोनों टेम्परेचर पे सेम एक्टिवेशन एनर्जी लिखोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दो, जो हमें जरूरत है वो क्या है, नोट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, और ये करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करता है, जरा इस बात का मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये है ए, और ये हमारा बी है, ये हमारी एनर्जी है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, और ये हमारा आ गया बैरियर, थ्रेशोल्ड बैरियर, ये आ गया एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये ऐसे। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी लिखी है ये क्या है, जरा इस बात को समझिए। ये देखो ये क्या है, ये EA B, ये क्या है, अब्सेंस में है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं है तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए A से B तक रिएक्शन होने के लिए। जब कैटलिस्ट आ जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखो कैसे हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, ये प्रेजेंस की बात है। अब एनर्जी बैरियर ये हो गया है ऐसे, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई है, ये हो गई है ऐसे। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब प्यारे बच्चों कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तब एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई कि नहीं हो गई, देखो। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मगर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, जरा बताना डेल्टा एच में चेंज आया है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, क्या डेल्टा एच में चेंज आया है? जहां से रिएक्शन स्टार्ट थी वहीं पे खत्म हुई है। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्पीड देता है, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं करता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इतनी थी और कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी इतनी थी। चेक कर लो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी वही है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी वही है। वो किस पर इफेक्ट डालता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पर। ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है कैटलिस्ट पे, और डिपेंड करने का रीजन क्या है कि वो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम। कैसे करेगा, इस तरह से करता है। ये देखो
इस बात को अच्छे से समझ रहे हो? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट इफेक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। जो रिएक्शन हो रही है बस उसकी स्पीड बढ़ाएगा, जो रिएक्शन हो रही है बस उसकी स्पीड बढ़ाएगा। ना तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है ना कुछ, सिर्फ किसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है? किसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में एक टेम्परेचर वाला पॉइंट और एक कैटलिस्ट वाला पॉइंट कि किस तरह से काम करता है। अब बात ये आती है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक बात हो गई। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी तक मैंने डिस्कशन किया एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और डेल्टा एच के बारे में। अब टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे काम करेगा। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए हम क्या कर रहे हैं, गौर समझिएगा। मैंने ये माना कि T1 केल्विन पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 केल्विन पर रेट कांस्टेंट K2 है। यदि हम ये सपोज कर लें, हम ये सपोज करके चलना है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T2 ग्रेटर देन T1 सपोज कर रहे हैं, तो अब बताओ क्या होगा। तो जरा गौर समझिए, जब T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या था? K1 था, तो K1 की वैल्यू क्या आ गई? K1 इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर T1, K2 इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर T2। अब जरा गौर से ध्यान दीजिए, मैं पीछे बोल के क्या आ रहा हूं, लिख के आ रहा हूं। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K है मगर एक्टिवेशन एनर्जी E है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K है मगर एक्टिवेशन एनर्जी E है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज नहीं किया है जबकि टेम्परेचर चेंज कर दिया है। T1 से T2 टेम्परेचर गया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी तो अलग अलग लिखनी चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलेंगे तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। तो जितना भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है या थ्योरम है, उसमें हमेशा ये मानेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है। तभी देखो, T1 टेम्परेचर पे जो एक्टिवेशन एनर्जी रखी है वही मैंने T2 टेम्परेचर पे रखी है। अब यार इनको डिवाइड कर दो। जब प्यारे बच्चे आप डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ गई? K1 अपॉन K2 इक्वल टू E। ये देखो, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब इधर भी यही लिख दो। अब इसको यार कोई बच्चा थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर ले, तो देखो मैं इसको K2 अपॉन K1 कर देता हूं। क्यों? K2 अपॉन K1 थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो देखना जरा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, बातों को आप समझिएगा। ये देखिए, देखो यहां पे मैंने K2 अपॉन K1 किया, इसका मतलब ये पलट गया है। अब जब ये पलट गया है तो ये तो माइनस ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर गया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ गया। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अब मैंने लॉग ले लिया, तो जब लॉग ले लोगे तो लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू, ठीक है, गौर से देखो, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू, ठीक है, EA। यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, जब K2 अपॉन K1 कर दोगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, है ना, यहां साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। EA अपॉन R, ठीक है, EA अपॉन R, और लॉग की वैल्यू लिख दी 2.3032 R। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये देखो हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ है। ये देखो, देखिए जब टेम्परेचर चेंज करते हो, मैं T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 था। सपोज कर दिया है कि T2 बड़ा है T1 से, मतलब टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो आर्गेनियस इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब आप जानते हैं कि T2 बड़ा है तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव है। जरा गौर समझिएगा, अगले पेज पे चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि T2 बड़ा है तो 1 अपॉन T2 छोटा होगा, T1 छोटा है तो 1 अपॉन T1 बड़ा होगा, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और ये वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि लॉग, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी।
और log k2 अपॉन k1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये हो गया, है कि नहीं, और इसका मतलब हो गया कि ये हो गया कि log k2 log k1 से बड़ा है। क्यों? log k2 में माइनस करोगे log k1 तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसका मतलब हो गया यदि log बड़ा है तो k बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है ना। रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। जब भी प्यारे बच्चों के कहने से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये देखो लिख के आ रहा है, और ये कैसे किया इस बात को आप चाहें तो पीछे समझ लें। 1/T1 माइनस 1/T2 ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है, ये सपोज करके चले हो। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव है, तो log k2 अपॉन k1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो log k2 माइनस log k1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि log k2 से log k1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब log k2 बड़ा है, log बड़ा है तो इंडिविजुअल वैल्यू भी बड़ी है, तो इसका मतलब k2 k1 से बड़ा है। इसका मतलब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया। रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब रेट बढ़ना, रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब रेट बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के चल रहे होगे, तभी ये सिचुएशन आई होगी। तो इसका मतलब यार दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें यह पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, और दूसरी ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन अपने बहुत काम की है, तो ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन पर बहुत फोकस रखो। log k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.3032 R अंडर ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन के लिए मैं एक और खास बात बताना चाह रहा हूं, जैसे बच्चे गड़बड़ ना करें, तो नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा इसको गौर से मेरी बात ध्यान रखिएगा। एक इक्वेशन और होती है log k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब जरा गौर समझो, जब यहां डेल्टा H होगा तो ध्यान रखना ये k1 k2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे। ये क्या है? ये यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। log k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। यदि डेल्टा H के फॉर्म में लिखा है तो ये k1 k2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, और E के फॉर्म में लिखा है तो k1 k2 ध्यान रखिएगा रेट कांस्टेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। और यहां पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? तो डेल्टा H की वैल्यू मैं पीछे ही लिख के आया हूं इन टर्म ऑफ क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा H इक्वल टू होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, दोनों एक जैसे दिखते हैं तो कभी कभी बच्चे फार्मूला ही गलत लगा देते हैं। तो ध्यान रखिए, जब इस जगह EA हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट वाला फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा H हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम करते हैं। हम k1 k2 से वहां पर भी रिप्रेजेंट करते हैं और k1 k2 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात पर विशेष फोकस रखें आप लोग, इस बात पर विशेष फोकस रखें। एक तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया ये। अब एक और चौथा पॉइंट, इसको भी जरा देख लें, ठीक है? क्या है जरा इसको ध्यान दें। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। A इक्वल टू K इक्वल टू होता है AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब कोई बच्चा चाहे तो इस पर लॉग ले सकता है, तो जब आप लॉग लोगे तो log K इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा जरा देखिएगा। log K का मतलब 3.302 इक्वल टू 2.3032 log A, ठीक है, माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT। ये बात तो मेरे हिसाब से सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ लॉग लिया है। अब यार इस बात को मैं ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। देखिएगा
यदि इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं तो क्या कोई प्यारा बच्चा मेरा बुरा मानेगा कि सर आप ऐसा क्यों लिख देते हो? क्यों? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी प्यारे बच्चे को बुरा लगेगा। वो तो कहेंगे सर आपने लिखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए, है कि नहीं? तो ये देखो मैंने क्या किया, 2.3032 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सारे बच्चों को ये समझ में आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। देखो ये हो गया y और ये प्यारे बच्चों हो गया 1/t, क्या हो गया x। तो ये क्या बना, ये यार सभी बच्चे समझ गए होंगे कि स्लोप बन गया है। और इक्वेशन किसको फॉलो कर रही है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद निगेटिव स्लोप। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद निगेटिव स्लोप यदि है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो बच्चों ने कहा सर मैं अपने आप बता दूंगा। 1/t जो है x एक्सेस पे है, ठीक है, log k क्या है? y एक्सेस पे है। तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप में कुछ नहीं करना है, बस y एक्सेस पे एक पॉइंट पकड़ो। यदि पॉजिटिव स्लोप हो तो ऊपर भाग जाओ, निगेटिव स्लोप हो तो नीचे चले आओ। और स्लोप की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? -EA/2.3032r। यदि किसी बच्चे को स्लोप मिल जाए तो वो प्यारा बच्चा एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकता है। तो ग्राफिकली एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का ये फार्मूला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम लोग लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करें तो भी हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। लॉग के 1/t के ग्राफ में जो भी स्लोप आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्टिवेशन एनर्जी के नहीं, इस फार्मूले के -EA/2.3032r के बराबर होगा। अब इसमें r तो कांस्टेंट होता है, हम सबको पता है, वैल्यू डाल देंगे तो EA की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू किसके टर्म में डालोगे? एनर्जी के टर्म में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो 8.314 डालोगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस में, जो हमको चाहिए। इस बात को भी समझ पा रहे हो ना कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जरा देखो यार बच्चों, एक और पॉइंट, क्या एक होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, इसको जरा बताइए कि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या भला है। तो जरा गौर समझो, जब आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है तो लोगों ने कहा यार टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है तो कितना रेट बढ़ जाता है कि नहीं? आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, तो लोगों ने कहा यार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, तो कितना रेट बढ़ जाएगा? तो हम लोगों ने टेम्परेचर कॉफिशिएंट बनाया। ये क्या करता है? ये मेजर करता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेट इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट एट T+10 डिवाइडेड बाय KT। मतलब रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T+10 केल्विन एंड T केल्विन। T केल्विन और T+10 केल्विन और T केल्विन के बीच में जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा वही टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा। और जनरली टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना बनेगा जाके? तो यदि हम वैल्यू डाल दें तो ये देखो इतना बनेगा जाके, RT जानते ही हो, ऑब्लिक RT+10। इसको यहां डिवाइड कर दो, A e⁻RT। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। ये ऐसे आ गया, ठीक है, हमने इसको कॉमन ले लिया। तो अब सारे बच्चे जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा जाके, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमने यहां माइनस पहले से कॉमन ले रखा है, तो ये चलो प्लस कॉमन ले लेते हैं। तो जब प्लस कॉमन लोगे तो 1/t माइनस 1/t+10 आ जाएगा, ऐसे। अब कोई प्यारा बच्चा इसको और सॉल्व करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये देखो मैंने एलसीएम ले लिया है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये देखो आर्हेनियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी दी और टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगाओ, और यदि K की वैल्यू दी है टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगाओ। अब एक जर्नल पॉइंट क्या है? जर्नली बच्चों ये बोला जाता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे
हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू लगभग 2 के बराबर आती है। मतलब ये कहा जाता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। मगर ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन में 2 से ज्यादा भी होता है, बहुत सारी रिएक्शन में 2 से कम भी होता है, मगर मैक्सिमम रिएक्शन में लगभग 2 के आसपास ही रहता है। इसलिए एक जनरल स्टेटमेंट बन गया है कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। ये देखो रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, डबल हो जाता है। ठीक है, इन सारी बातों को अब आप याद रखोगे। मैंने क्या क्या बताया है इस बात को आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लो, समझ लो क्या क्या बताया है। एक बार ध्यान दीजिए क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हमें किस किस बात पे ज्यादा फोकस रखना है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले तो इस इक्वेशन पे फोकस रखो कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। दूसरी बात जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस पर फोकस रखो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो देखो मैंने ये बताया कि किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तीसरी बात बताई कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये वाली रिएक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि कितना इफेक्ट पड़ेगा और इक्वेशन क्या आएगी, इस बात को समझाया। फिर आपको लॉग वाली इक्वेशन समझाई। फिर मैंने ये बात बताई, ठीक है, कि इस तरह से चीजें हो सकती हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। तो सारे प्यारे बच्चों को इतनी इक्वेशन तो अच्छे से याद ही होनी चाहिए। यदि इतनी इक्वेशन अच्छे से याद होंगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, वो क्या है जरा इस बात को देखो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। वो पूछ रहे हैं किसके स्लोप के थ्रू हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यार मैंने आपको अभी बताया था कि K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। मगर यहां पे इन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है। थोड़ा सा फंसाने की कोशिश ये की है कि LN के बीच में कर पूछ रहा है, हमने लॉग के बीच में लगाया है। तो यार देखो LN लेना है तो बेस E होता है, तो ये आप ऐसे लोगे, ये देखो आ गया, और ये कैसा आ गया, ये आ गया, ऐसे आ गया। अब इसको थोड़ा सा यदि हम अरेंज कर लें तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि अरेंज ऐसे होगा। ये देखो अरेंज हो गया, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब जरा देखो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा c, और ये हो गया हमारा स्लोप। इस बार स्लोप ये है m। तो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ln वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में। यदि ln वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। और इस जगह पे फार्मूला क्या होगा, माइनस EA अपॉन R। 2.3032 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लॉग के बीच में आता है। इस बार इन्होंने लॉग के फॉर्म में नहीं दिया है। तो इक्वेशन कौन सी होगी, ln वर्सेस 1 अपॉन टी। यदि ln वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है स्लोप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA एंड enthalpy of reaction is delta H, both of these in kilojoule per mole, minimum value of EA will be। अब वो कह रहे हैं कि यार एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, तो हमने सपोज कर लिया कि एक रिएक्शन है A इक्वल टू B, और ये प्यारे बच्चों कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये देखो एंडोथर्मिक। अब उनका कहना क्या है कि यार एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक, तो मैंने मान लिया यार, ठीक है बताओ आगे बढ़ो। तो वो कहते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H है। ठीक है, तो बताओ EA की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यार इसका प्रोफाइल डायग्राम क्या बनेगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा ही तो बनेगा। ये देखो, अब यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा बनता है तो ये तो हो गई उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये हो गया इसका डेल्टा H, ऐसे। ठीक है कि नहीं। अब वो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। अब आप बताओ डेल्टा H और EA में क्या क्या रिलेशन हो सकता है।
डेल्टा एच फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच बैकवर्ड होता है, मैंने आपको ये बताया था। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये पूछा जा रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ए विल बी क्या हो सकती है बताओ, ई ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये पूछा जा रहा है। भाई ई ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि डेल्टा एच की वैल्यू यदि कम हो, यदि डेल्टा एच कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा या ये नीचे की ओर आएगा, जैसा आप मान सकते हो। तो बताइए लेस देन डेल्टा एच, तो इसको आप ऐसे लिख ले, यदि हम मिनिमम वैल्यू आए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा, यही तो आएगा। देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि इसकी वैल्यू हमें मिनिमम करनी है, ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हमें मिनिमम करनी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेंस टू जीरो या टेंस टू मिनिमम। अब जीरो तो नहीं होगी यार प्यारे बच्चों, तो ये टेंस टू मिनिमम हो सकती है। अब जब ये टेंस टू मिनिमम हो जाएगी तो ये दोनों आपस में लगभग बराबर आ जाएंगे। तो लेस देन तो कभी नहीं होगी कि डेल्टा एच से कम हो, डेल्टा एच में कुछ जुड़ ही रहा है कि नहीं, डेल्टा एच में कुछ ऐड हो रहा है। इक्वल टू डेल्टा एच भी नहीं हो सकती, क्यों, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं है। यदि मैथमेटिकली देखें तो पॉसिबल है, थ्योरेटिकली नहीं, क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मगर इसका मतलब तुम कह रहे हो बी से ए रिएक्शन जाने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, तो भैया वो ए से बी में क्यों जाएगा, बी से ए में ज्यादा नहीं कन्वर्ट होगा, मोर देन डेल्टा एच। तो ये बात सही है, इक्वल टू जीरो भी नहीं समझ में आता है, जीरो के बराबर क्यों होगी। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर सी है। बी भी हो सकता है यदि हम सिर्फ मैथमेटिकल सोचे, इसको जीरो मान लें, इसको जीरो मान लोगे तो बराबर, मगर ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैथ के हिसाब से तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है, केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ी हो सकती है, इसलिए सी आंसर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट K1 and K2 for two different reaction are 10 की पावर 16 e की पावर माइनस 2000 अपॉन t, 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 1000 अपॉन t रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2। अब वो क्या कह रहे हैं जरा देखो यार, उनका कहना है कि दो रिएक्शन है, दो डिफरेंट रिएक्शन है। सपोज करो एक रिएक्शन है A इक्वल टू B, दूसरी रिएक्शन है C इक्वल टू D। उनका कहना है कि दो डिफरेंट रिएक्शन है, दो डिफरेंट रिएक्शन में से एक का रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरे का रेट कांस्टेंट K2 है। हमने कहा भाई तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे यार दोस्त, है कि नहीं, दो रिएक्शन है तो मान लिया तुमने, कहा एक का K1 है एक का K2 है, वो भी मान लिया, भैया बताते रहो, हम लोग मानते रहेंगे, है कि नहीं यार बच्चों। मगर जो ये पूछ रहे हैं वो बता भी देंगे, ऐसी बात थोड़ी ना है, हमारे बच्चे कोई कमजोर थोड़ी ना है, वो अपने सर की तरह ही है बिल्कुल। तो जरा देखो इसकी K की वैल्यू ये दी है और हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे यार, ये वैल्यू दी है, फिर इसकी वैल्यू ये कितनी दे रहे हैं, 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 1000 अपॉन t। अब वो कह रहा है किस टेम्परेचर पे दोनों के रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, यदि रेट कांस्टेंट इक्वल है तो T1, ये देखो मैंने माना, मैंने सपोज कर लिया K1 इक्वल टू K2 हो जाएंगे एट T केल्विन टेम्परेचर पे। अब इन दोनों को बराबर कर दो, T की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना है 10 की पावर 16 e की पावर माइनस 2000 डिवाइडेड बाई T। ये प्यारे बच्चों कितना है 10 की पावर 15 माइनस e की पावर 1000 अपॉन T। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसको मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा। इसको मैं नीचे लाया और इसको उधर ले गया, तो e की पावर अब मैं 1 अपॉन टी कॉमन ले रहा हूं, तो ये जब नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2000 माइनस 1000। ये बात समझ में आई मैंने कैसे की, समझ गए होगे यार, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो तुम लोग। 10 की पावर 15 को इधर लाए तो ये 10 हो गया, 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 15, तो 10 आएगा, है कि नहीं यार। अब इसको मैं इधर ले गया तो ये जब नीचे जाएगा तो निगेटिव होगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चों ने कहा सर कुछ और सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 10 इक्वल टू ई की पावर 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब हमें आंसर चेक कर लेना चाहिए किस फॉर्म में दे रहे हैं, टी की वैल्यू दे रहे हैं, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा आया 2.3032 log 10 इक्वल टू 1000
अपॉन टी, लॉग ले लिया है, ठीक है। अब जरा t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 2.3032, ये आ गया है। log 10 तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1 होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2.3032 ये वाला आंसर है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोगों ने कैसे किया है, इसमें कुछ करना नहीं था। उसने कहा था दो रिएक्शन है, एक का रेट कांस्टेंट K1 है, एक का रेट कांस्टेंट K2 है, अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। फिर वो कहते हैं किस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो मैंने कहा देख लेता हूं भाई किस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो सेम कर दी और टेम्परेचर निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों इसको भी देख लो कि इसको किस तरह से किया जाए। क्या डिमांड है क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बता देंगे यार कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है। क्यों दोस्तों, जरा देखो इसको क्या कहना चाहता है, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ये तो भाई सही है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। मैंने अभी पीछे पढ़ाया कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अच्छा दो बार लिख दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इतना हटा दो, हटा देते हैं, है ना, ये दो बार। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या मेरे दोस्तों ये सही बात है कि वैल्यू ऑफ कैटलिस्ट जो है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है और साथ साथ में एंजाइम कैटलिस्ट मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। एंजाइम कैटलिस्ट इंक्रीज द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो यार जरा बताना, अभी मैंने आपको टेम्परेचर वाला क्वेश्चन कराया था, तो क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच चेंज हो रहा है? क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच चेंज हो रहा है? बताओ, एक मिनट जरा समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा, जैसे आप मेरी बातों को समझ पाए। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई है ये इससे जस्ट पहले है एक्टिवेशन एनर्जी है। जरा बताना, क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच चेंज हुआ? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच ये था और कैटलिस्ट की एब्सेंस में डेल्टा एच ये है। प्रेजेंस में ये है, एब्सेंस में ये, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। अब जब डेल्टा एच नहीं चेंज होगा तो जरा बताना इस फार्मूले में रखने से के कैसे चेंज होगा? डेल्टा एच कांस्टेंट है और डेल्टा एच कांस्टेंट है तो K1 K2 कांस्टेंट आ जाएंगे। प्रेजेंस में चेंज ही कहां हुआ? इसका मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो कौन सा क्वेश्चन था वो? ये क्वेश्चन था। तो गलत स्टेटमेंट हमारा यही हो गया है कि नहीं। अब जरा प्यारे बच्चों इस पर फोकस करते हैं कि यार ये क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट रेज डबल when the temperature is rise 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब जरा देखो इस जगह पे एक नोट देता हूं, जैसे आप इस बात को गौर से ध्यान भी रखो कि यार वो क्या कह रहा है, जरा बात को अच्छे से समझिएगा। उसने कहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट रेट डबल व्हेन द टेम्परेचर इज राइज इतना टू इतना। उसका कहना है कि जो रेट था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट है, सॉरी ऐसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट का डबल हो जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट का डबल हो जाता है जब टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर कितना कर देते हो? 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो। जब आप इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो तो रेट भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब वो पूछ रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। अब प्रॉब्लम है कि रेट की इंफॉर्मेशन दी है, के की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यदि के की इंफॉर्मेशन होती तो हमारा प्यारा बच्चा तुरंत ये फार्मूला लगा देता कि सर इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देंगे। ये देखो, है कि नहीं, ये फार्मूला अभी तो पढ़ाया था। मगर प्रॉब्लम ये है कि यार ये निकालना है अपने को, ये हमें पहले से ही पता होता है और ये भी सब गिवन है, मगर ये गिवन नहीं है।
यदि ये पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा जरा देखो, रेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, हमें नहीं पता है ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऐसे कर दिया। रेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड के 80 की पावर n, वैसे आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है वो जीरो ऑर्डर के लिए ही वैलिड होती है, मगर मान लो अब इनको डिवाइड कर दो, ये 20 का है और ये 35 का है, तो यार ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही तो आ जाएगा। ये देखो, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं आर्हेनियस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा, इसी जगह पे लिख देता हूं, है ना, ये रफ करके, क्योंकि जगह कम है। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, जो रेट का रेशियो होता है, रेट रेशियो और के का रेशियो दोनों बराबर होते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में रेट रेशियो, ठीक है, रेट का रेशियो और रेट कांस्टेंट का रेशियो बराबर होता है, रेट कांस्टेंट रेशियो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यदि आप ये कह रहे हो कि रेट जो है 35 और 20 पर डबल है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो के था 35 पर और जो के था 25 पर वो भी डबल है। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए एक खास बात है, ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं हम आर्हेनियस इक्वेशन का सम कर रहे हैं तो इस बात पे हम हमेशा ध्यान रखें कि इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हो कि जो रेट का रेशियो है वही के का रेशियो होगा आर्हेनियस इक्वेशन में, जो रेट का रेशियो वही के का रेशियो होगा आर्हेनियस इक्वेशन में, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में ये बात वैलिड है, ठीक है, इसलिए। तो जरा देखिए, जो के का रेशियो है वही आर का रेशियो होगा, तो आर का रेशियो दिया है तो तुम उसको के रेशियो की जगह डाल दो, तो हमने उसको के रेशियो की जगह डाल दिया। रेट कितना हो गया, डबल, तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाओ, ई ए हमें निकालना है, वैल्यू क्या है 2.3032, ठीक है, आर की वैल्यू डाल दो 8.314, 1/T1, T1 कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो यार मेरे दोस्तों, 273 प्लस 20 कितना होता है 293। देखो यार मेरी हेल्प करते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरे से, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 273 प्लस 35 कर दो, तो 273 30 करोगे तो 303 और 5 जोड़ दो 308, सही है कि नहीं। अब यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आप ही अकेले कर सकते हो, अब इस कैलकुलेशन को आप कर लो, तो जब इस कैलकुलेशन को कर लोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार मेरे दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, ठीक है, इसको इधर ले आना और उसको सॉल्व कर लेना, तो करके आंसर निकाल लीजिएगा क्या आ जाएगा, तो कोई ना कोई एक आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो जरा देखो यार ऐसे क्वेश्चन हमसे आते हैं। ओ अब जरा देखिए क्लास में, तो जरा गौर से मेरी बातों को समझो। देखो हम लोगों ने काइनेटिक्स चैप्टर खत्म किया है, इसमें हमारा रह क्या गया है, यदि कोई पूछे कि रह क्या गया है तो कोलिजन थ्योरी, है ना, तो कोलिजन थ्योरी को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ज्यादा क्या आते ही नहीं है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कि आर्हेनियस इक्वेशन से आते हैं। 99% क्वेश्चन जहां से आते हैं, 99 क्या 100% क्वेश्चन जहां से आते हैं वो सारा बता दिया गया है। जो छुटपुट घटनाएं रह गई वो आप रीड कर सकते हो, है ना, अपने आप कर सकते हो, ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मेरी सारे बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, क्या, कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे एक प्रॉब्लम आती जाती है, जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, और यदि ये बातें सही लगे तो इनको अच्छे से फॉलो करिएगा। जरा मेरे को ये बात बताओ कि आप सभी बच्चों को एक बात फील होती है कि यार जिस चैप्टर को टीचर करंट में पढ़ा रहा होता है वो चैप्टर में चीजें आप अच्छे से कर पाते हो, मगर वही चैप्टर जब 3 से 4 महीने बाद आप रिवाइज करते हो तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि नहीं। जैसे मैंने अभी काइनेटिक्स कराया तो काइनेटिक्स क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, अब यदि 20 दिन बाद काइनेटिक्स का वही क्वेश्चन आए तो तुम्हें टेंशन होती है कि हाँ यार सर ने कुछ बताया तो था, पता नहीं क्या बताया था, शायद बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नहीं यार नहीं करती है, तो तुम कंफ्यूज रहोगे। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चा 12th में होता है तो वो कहता है सर 11th वाली बातें आती तो हैं मगर अभी काफी रिवाइज करना जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार ये कोई मूवी नहीं है ना। यदि कटरीना कैफ हो, ठीक है, करीना कपूर हो, तो ये तुम्हारे दिमाग में बस जाते हैं। अक्षय कुमार हो तो बस जाते हैं, है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रॉजर फेडरर, ठीक है, हुसैन बोल्ट, ये सब तुम्हारे दिमाग में अपने आप बस जाते हैं। इनको मेमोराइज करने की हमें कभी जरूरत नहीं होती है। हम में से कौन है जो याद करने की कोशिश करता है, अरे विराट कोहली ऐसा दिखता है, अरे विराट कोहली ऐसा दिखता है, याद कर लो याद कर लो। कोई करता है नहीं। फिर भी एक बार पिक्चर देखते हो, दोबारा देखते हो, पहचान जाते हो, है क्यों क्यों क्यों? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि बार बार टेलीविजन पर वो चीजें चलती रहती हैं और बार बार चलती रहती है तो वो अपने आप रिवाइज होता रहता है सर्किल के फॉर्म में। बार बार सचिन तेंदुलकर की फोटो मेरे पास से टेलीविजन पे मेरे पास से निकल रही है, बार बार जो है ना करीना कपूर की फोटो मेरे पास से निकल रही है, ठीक है, तो वो तो दिखेगा, याद आ जाएगा तुरंत। मगर आपसे यही बात सब्जेक्ट में जब पूछी जाती है तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? उसका रीजन है रिवीजन। उसका रीजन क्या है? रिवीजन। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको लग रहा है हमें नॉलेज मिल रहा है, मगर नहीं। पेपर अभी 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद है। तो जब 3 महीने बाद पेपर है तो 3 महीने पहले की चीज तुम्हें कितनी याद रहेगी? जरा बताओ। नहीं याद रहेगी। तो सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रिवीजन उतनी ही ताकत से करें जितनी ताकत से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को लगता है उन्होंने पढ़ लिया है और सर ने पढ़ा दिया है तो बस मेरा हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, सिलेक्शन के 3 पॉइंट है। पहला, टीचर का अच्छे से पढ़ाना। दूसरा, बच्चे का अच्छे से पढ़ना, और ये दोनों काम हम लोग खूब मेहनत से कर रहे हैं। तीसरा काम एक और बचता है जो आपके एंड का है, वो है रिवीजन। हम क्या करेंगे कि टाइम बहुत कम होगा। क्यों? टीचरों के वीडियो 1.5 घंटे के हैं, उनको देखना होता है, फिर बच्चे को नोट्स बनाना होते हैं, फिर क्वेश्चन करना होता है, इन सबको करने में उसके 10-12 घंटे लग जाते हैं। अब वो सोचता अच्छा आज नहीं कल रिवाइज कर लेंगे यार, हटाओ यार कल रिवाइज कर लेंगे। अपना क्वेश्चन लगाता, थ्योरी रिवाइज करता। जब कल आया, अरे यार 10-12 घंटे तो पढ़ ही चुका हूं, थक गया हूं, चलो यार परसों रिवाइज कर लेंगे। 3-4 दिन बाद वो कहता है अरे यार जब पेपर देने जाएंगे ना उससे 5 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे। वो 5 दिन पहले का रिवीजन बहुत खतरनाक होता है। वो सब्जेक्ट को स्ट्रांग तो नहीं करता है मगर कंफ्यूजन जरूर भर देता है। वैसे भी कंफ्यूज रहते हो, फिर और कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटी सी गलती आपको कहां पहुंचा सकती है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, सारे बच्चे, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, बच्चे इतना मैसेज करते हैं। इसी वजह से हम जी जान लगा के डाउट बताते हैं। तुम लोग देखते हो कि 1-1 बजे तक मैं डाउट बताता हूं, मतलब एक बार मैं डाउट बताता जरूर हूं सबको। कोशिश मेरी ये रहती है सबको डाउट बताऊं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, मगर मुझे ये भी पता है कि आप मेहनत के साथ साथ थोड़ी बहुत गलतियां भी कर रहे हो। और वो गलती क्या है? रिवीजन। मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम रिवीजन नहीं करते हो तो ध्यान रखना लास्ट में जाके जो 25-30 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर का गैप होता है ना, कि सर मेरे यदि 50 नंबर और आ जाते तो मैं एमबीबीएस कर लेता, सर ये मेरे यदि 100 नंबर और आ जाते तो एमबीबीएस मिल जाता, सर मेरे से 20 आ जाते तो एमबीबीएस मिल जाता। क्या बताऊं क्या गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई है। तुम काबिल थे कि तुम्हारे 20 ज्यादा आते, मगर काबिल होने पे तुम्हारी प्लानिंग में थोड़ी सी फॉल्ट थी। और वो प्लानिंग प्यारे बच्चों क्या थी कि हमने रिवीजन नहीं किया, कि रिवीजन की वजह से 4-6 सिली मिस्टेक हो गई है। और यदि सपोज करो केमिस्ट्री में 2 से 3 सिली मिस्टेक रिवीजन की वजह से हुई, फिजिक्स में 2 से 3 सिली मिस्टेक रिवीजन की वजह से हुई, बायो में 2 से 3 सिली मिस्टेक रिवीजन की वजह से हुई, तो 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से चले गए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली बात, जिसमें 40 नंबर मिल सकते थे उसमें तुम्हें -10 मिले, तो 50 नंबर का नुकसान हुआ। ऊपर से जो टाइम तुमने खराब किया उसकी वजह से कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम छोड़ आए हो जिसको तुम टाइम होता तो कर सकते थे, वो भी गलत हुआ। तो एक क्वेश्चन यदि सिली मिस्टेक से गलत होता है तो इसका मतलब तुम्हें कम से कम 5.5 नंबर का लॉस होता है, 5.5 का। एक क्वेश्चन यदि सिली मिस्टेक से गलत हुआ, क्यों? क्योंकि पहले 4 नंबर मिल सकते थे वो नहीं मिले, 1 नंबर माइनस मिल गया अलग से, 5 हो गए। फिर वो जो तुमने टाइम कंज्यूम किया है उस टाइम को यदि हम सेव कर लेते तो कोई टफ क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन हम कर सकते थे। तो कम से कम उसका भी 0.5 नंबर मानो, 1 नंबर मानो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत होता है तो वो 6 नंबर का नुकसान करता है और वो आपके जीवन को बदल देता है।
तो यदि आप लोग सोचते हो कि सर सिली मिस्टेक से 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक से 3 ही क्वेश्चन गलत हुए, तो नहीं, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन बायो, 6। और ये आपके सिलेक्शन को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना है उतना ही ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है। और लास्ट के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। हम में और तुम में क्या फर्क है? हम में तुम में एक ही फर्क है, हम लोगों को सारा सब्जेक्ट हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। तुम मेरे से खड़े करके 6 घंटे पढ़वा लो लाइन से, कोई चीज बस सब बताता चला जाऊंगा, पढ़ाता चला जाऊंगा। क्यों? उसका रीजन है सारा दिमाग में बसा है, बोलता रहता हूं। जैसे तुमसे बोलता पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, अब पीछे क्या सोच रहा हूं ये नहीं समझ रहे होगे। जो पढ़ा रहा हूं बस पढ़ाते चला जा रहा हूं, क्योंकि सब रटा है, सब छपा हुआ है, धड़ धड़ छापना होता है, बस खटपट खट 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 ऐसे छापते चले जाते हैं। तो मेरी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा तो 2-3 चीजें आपकी होंगी। पेपर बहुत जल्दी करोगे, बच्चे कहते हैं ना सर पेपर ही छूट जाता है मेरा, वो यही है। रिवीजन होगा तो पेपर बहुत जल्दी करोगे, रिवीजन होगा तो सिली मिस्टेक नहीं होंगी, रिवीजन होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। ये 3-4 चीजें यदि आपके पास होंगी तो पेपर में जितना तुम परफॉर्म अभी करते हो उससे 50 नंबर 60 नंबर ज्यादा लाओगे, हमेशा लाओगे। और 50-60 नंबर ज्यादा आएंगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत आप पढ़ाई में कर रहे हो उतनी ही मेहनत रिवीजन में भी करो, उतनी ही मेहनत रिवीजन में भी करो। हम दोनों लोग जान लगा के सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार सर काम टाइम कम है, ऐसा कुछ है, वो सिर्फ निगेटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचो, खूब टाइम है यार। जब हम पूरा सिलेबस 90 दिनों में पढ़ा सकते हैं, तुम पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, तो यार पैरेलल में एक रिवीजन भी तो कर सकते हो। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि रिवीजन जरूर करें, रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, खुश रहें और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।